हेलो दोस्त, जियोग्राफी बाय मैंक में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं, अपने जल को गिराती हैं, उन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज अरब सागर में गिरने वाली नदियां और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में अपने जल को गिरा देती हैं। तो आइए देखते हैं। एक नदी का नाम है लूनी नदी और ये लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरावली पर्वत श्रेणी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। इसी नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ जिले में पहुंचकर रणभूमि में समाहित हो जाती है। भारत की वह कौन सी नदी है जो ना तो किसी सागर, ना तो किसी महासागर में, ना तो अपने से बड़ी नदी में मिलती है? वह कौन सी नदी है? तो यह लूनी नदी है। नदियों का काम क्या है? नदियों का काम या तो अपने से बड़ी नदी में मिलना या तो किसी सागर या महासागर में मिलना। लेकिन भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो न तो किसी सागर न किसी महासागर में मिलती है, जहां से निकलती है कुछ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह अपनी रणभूमि में ही समाहित हो जाती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। एक नदी का नाम है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है, राजस्थान राज्य से होता है, अरावली पर्वत श्रेणी से होता है और ये नदियां जब निकलती हैं पश्चिम दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए गुजरात पहुंचती है, गुजरात से अहमदाबाद शहर पहुंचती है, अहमदाबाद शहर के रास्ते होते हुए खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। ये खंभात की खाड़ी है, इसे खंभात बोलते हैं और इसे कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी उसे कहते हैं वह स्थल खाड़ी किसे बोलते हैं? वह स्थल जो जल के तीन तरफ से घिरा हुआ होता है और अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। साबरमती नदी पर एक परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना है? एक परियोजना बनाई गई, उस परियोजना का नाम है धरोई परियोजना। धरोई परियोजना और ये धरोई परियोजना गुजरात में बनाई गई है, गुजरात राज्य में बनाई गई है। नेक्स्ट बात, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम बोलेंगे साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट, एक नदी और निकलती है अरावली श्रेणी से, उस नदी का नाम है बानस नदी। कौन सी नदी है? बानस नदी। बानस नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट, माही नदी। माही नदी का उद्गम एमपी राज्य से होता है, लेकिन एमपी के किस क्षेत्र से होता है? तो हम बोलेंगे धार जिले से होता है, धार जिले से होता है। और धार जिले में एक झील है मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील। यहीं से माही नदी का उद्गम होता है और ये नदी पहले उत्तर की तरफ जाती है, पुनः पश्चिम की तरफ लौटती है और कर्क रेखा को काटती है। एक बार जाते वक्त कर्क रेखा को काटती है और एक बार लौटते वक्त कर्क रेखा को काटती है। कहने का मतलब ये कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो हम बोलेंगे माही नदी है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, और यह पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए गुजरात के रास्ते खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। नेक्स्ट बात, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम सतपुरा श्रेणी से होता है, लेकिन सतपुरा श्रेणी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी। इसी अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए गुजरात महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। इस नदी के बारे में कुछ खास बात यह है, जब ये नदी
सतपुरा पहाड़ी से बहते हुए आगे की तरफ बढ़ती है एमपी में जबलपुर जिले में जब प्रवेश करती है। कहाँ पे? जबलपुर जिले में जब प्रवेश करती है तो जबलपुर जिले में प्रवेश करने के बाद सतपुरा पहाड़ी के ऊपर से अपने जल को गिराती है, और जब जल को अपने ऊपर से गिराती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। और ऐसे जलप्रपात को हम धुआंधार जलप्रपात या कपिलधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा फिगर से। ये नदी एक अमरकंटक है, ये अमरकंटक के साथ साथ सतपुरा श्रेणी है। और जब ये नदी नर्मदा नदी ऊपर से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। ऐसे जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात या कपिलधार जलप्रपात। कपिलधार जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट बात, जब ये नर्मदा नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के ऊपर से बहती है तब ये संगमरमर की चट्टानों से होके बहती है, और जिस संगमरमर के चट्टान से होके बहती है उसका रंग एकदम दुधिया कलर का हो गया है। मतलब बहते बहते इस नदी ने संगमरमर चट्टानों से बहते बहते संगमरमर चट्टानों का रंग एकदम दुधिया कर दिया है। नेक्स्ट बात, इस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरोवर बांध बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? ये गुजरात में बनाया गया है। बात समझ में आई? गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट बात, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आइए देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम एमपी के बैतूल पहाड़ी से होता है। एमपी में एक पहाड़ी है बैतूल पहाड़ी, और उसी बैतूल पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए ये नदी गुजरात पहुंचती है, और गुजरात के सूरत शहर से होते हुए खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। इसी ताप्ती नदी पर एक परियोजना बनाई गई है। उस परियोजना का नाम है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना, और ये उकाई परियोजना गुजरात में बनाई गई है। गुजरात के सूरत में बनाई गई है। नेक्स्ट बात, पूछता है एग्जाम में कि सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आइए देखते हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। तो आइए यहां से पश्चिमी घाट स्टार्ट हो जाता है। ताप्ती नदी से ताप्ती नदी के दक्षिण से और कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। तो पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। एक नदी का नाम है जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी। जुआरी नदी गोवा राज्य से निकलती है, लेकिन गोवा के हेमंत बरसेन पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। नेक्स्ट एक नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी को हम महादायी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नाम जानते हैं? महादायी नदी के नाम से भी जानते हैं। और इस मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक के भीमगढ़ जिले से होता है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए गोवा पहुंचती है और गोवा से होते हुए अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। इसी मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? जीवन रेखा किसे कहते हैं? मांडवी को कहते हैं। मांडवी नदी को कहते हैं। बातें क्लियर? नेक्स्ट एक नदी है शरावती नदी और ये शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा पहाड़ी से निकलती है या शिमोगा जिले से निकलती है। आइए देख लेते हैं। शिमोगा पहाड़ी या शिमोगा जिले से निकलती है। कौन सी नदी है? शरावती नदी। और ये शरावती नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए आगे की तरफ
अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। इसकी कुछ खास बातें हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन। तो बातें ये हैं, जब ये नदी कर्नाटक में प्रवाहित होती है तो अपने मुहाने पर ही एक जलप्रपात का निर्माण करती है। उस जलप्रपात का नाम है गरसप्पा। कौन सा जलप्रपात? गरसप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात इसी को बोलते हैं, या कुचिकाल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात प्रपात के नाम से इसे जानते हैं। किस नदी पर है? गरसप्पा, जोग या कुचिकल जलप्रपात शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। बातें क्लियर? यहां से क्वेश्चन ये पूछता है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो हम बोलते हैं गरसप्पा या जोग जलप्रपात है या कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात को कुचिकल जलप्रपात को ही मानता है। बातें क्लियर? नेक्स्ट बात अन्नामलाई से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है भारत पूछा नदी। कौन सी नदी है? भारत पूछा नदी। इसे नीला नदी के नाम से भी जानते हैं, नीला नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये नीला नदी या भारत पूछा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और अन्नामलाई पहाड़ी 2 राज्यों में विस्तृत है, केरल और तमिलनाडु। लेकिन इसके अन्नामलाई के पश्चिम वाले भाग से तमिलनाडु से, कहां से? तमिलनाडु से ही भारत पूछा नदी का उद्गम होता है और केरल के रास्ते होते हुए ये नदी आगे की तरफ आती है और अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। बात समझ में आई सबको? एकदम ठीक है। नेक्स्ट नदी का नाम है पेरियार नदी। ये पेरियार नदी का उद्गम जो होता है वो शिवगिरी पहाड़ी से होता है और ये जो शिवगिरी पहाड़ी है ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के शिवगिरी पहाड़ी से होता है और ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए ये नदी अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। कहने का मतलब अपने जल को कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में गिरा देती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? पेरियार नदी। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात, यहाँ पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया है, इडुक्की बांध। कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। आइए देखते हैं। इडुक्की बांध किस राज्य में है? इडुक्की बांध तमिलनाडु में है, सॉरी केरल में है, केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की बांध किस नदी पे? पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात, एक नदी है सबसे लास्ट की नदी, पंबा नदी। पंबा नदी का उद्गम पुलाची मलाई पहाड़ी से होता है। पुलाची मलाई की पहाड़ी केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है और इसी केरल से ही पंबा नदी का उद्गम होता है और पंबा नदी अपने जल को पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए बहती है और अपने जल को, जो आपको ये धंसा हुआ वाला हिस्सा, दबा हुआ वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये एक झील है। वह कौन सा झील है? आइए देखते हैं। वेम्बनाड झील। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील। आइए देखते हैं। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। और पंबा नदी अपने जल को इसी वेम्बनाड झील में गिरा देती है। कुछ बात वेम्बनाड झील की जानने लायक है। वेम्बनाड झील को कयाल झील के नाम से भी जाना जाता है। कयाल झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात, वेम्बनाड झील में एक द्वीप है। यहीं पे एक द्वीप है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। ये तट है, तट के अंदर, केरल के अंदर ये झील है और झील के अंदर एक द्वीप है। इस द्वीप को बोलते हैं बेलिंगटन द्वीप। बेलिंगटन द्वीप बोलते हैं। द्वीप बोलते हैं, क्यों द्वीप बोलते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं।
कोई स्थल है, ये कोई स्थल है और इसकी चारों तरफ क्या है, जल है, तो इसे क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। बातें समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट बात, इसी बेलिंगटन द्वीप से कोच्चि के लिए जाने के लिए एक नेशनल हाईवे है और उस नेशनल हाईवे का नाम है NH-47A। ये नेशनल हाईवे केरल में है लेकिन बेलिंगटन द्वीप से लेकर कोच्चि के लिए रास्ता प्रदान करता है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय हाईवे मार्ग है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हम बोलेंगे NH-47A है। बातें क्लियर रही? कुछ और नदियों के बारे में आगे जान लेते हैं। कुछ नदियां हैं जैसे सतरंजी नदी, और ये सतरंजी नदी गुजरात में है और गुजरात में है लेकिन गुजरात के अमरेली से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरेली से निकलती है। नेक्स्ट बात, एक नदी है बैतरणी नदी। कौन, बैतरणी नदी, और इस बैतरणी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य से होता है लेकिन महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। कहां से होता है, नासिक जिले से होता है। बातें क्लियर? और नासिक जिले में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। बातें समझ में आई? पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन कुछ बात अभी रह गई है। जैसे नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इन नदियों को ज्वार नदमुख के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। और ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किस चीज का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी है क्या चीज, आइए देखते हैं। जब ये नदियां तेजी से बहती हुई आती हैं तो अपने तट पर जब गिरती हैं, अपने जलधारों को जब गिराती हैं तो एक गर्त का निर्माण कर देती है। वी आकार का जो गर्त बनता है तटों के किनारे गिरने के बाद, तटों के किनारे जो गड्ढा बन जाता है उसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं, एस्चुरी, एस्चुरी बोलते हैं। बातें समझ में आई? क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। नेक्स्ट बात, ज्वार नदमुख है क्या, ज्वार नदमुख इन दोनों नदियों को क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये नदियां बड़ी तेजी से बहते हुए आती हैं दोनों नदियां, और अपने मुहाने पर जब पहुंचती हैं, समुद्र तट के मुहाने पर पास जब पहुंचती हैं तो बड़ी तेजी से समुद्र तट के पानी को बड़ी तेजी से पीछे की तरफ ढकेल देती हैं। एक ज्वार के रूप में उठ जाता है। ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, जिसे पढ़े हैं, ज्वार भाटा के बारे में पढ़े हैं। ऐसे टाइप में ऐसी टक्कर मारती है नदी तट पर आती है जब जलधारा, तो इसके जल, समुद्र तट के जल पीछे की तरफ बड़ी तेजी से चले जाते हैं, हट जाते हैं और एक लहर के रूप में उठ जाती है। इसीलिए इसे ज्वार कहते हैं। और कौन करता है, नदियों द्वारा किया जाता है, इसीलिए नद कहते हैं। और कहाँ किया जाता है, मुहाने पर किया जाता है, नदियों के मुहाने पर किया जाता होता है, इसीलिए इसे ज्वार नदमुख के नाम से भी जानते हैं। बातें समझ में आई? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।